दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। 1962 के भारत चीन युद्ध में चीन द्वारा भारत की हार भारतीय राष्ट्र के सामने एक बहुत बड़ी टीस के रूप में सामने आती है। इस विषय पर दर्जनों किताबें लिखी गई हैं कि आखिर वे कौन से कारण थे जिन कारणों की वजह से चीन ने भारत पर आक्रमण किया। वहीं दूसरी तरफ चीन ने 21 नवंबर 1962 को अचानक भारत के विरुद्ध युद्ध विराम की भी घोषणा कर दी थी। यही कारण है कि अचानक हुए युद्ध विराम की घोषणा के कारण चीन द्वारा उसके कारणों को भी समझा जाता है। आखिर युद्ध विराम के अचानक घोषणा के क्या कारण थे, आज इन फोकस में विस्तार से हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम होगा 1962 में अचानक चीन ने क्यों की थी युद्ध विराम की घोषणा। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक में हम किन चर्चा के पक्षों पर बात करेंगे। हमारी चर्चा का पहला पक्ष होगा, हम वस्तुतः सबसे पहले उस खबर को जानने का प्रयास करेंगे जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद हम 1962 के भारत चीन युद्ध के कारणों पर चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से दो प्रमुख कारणों को समझेंगे, इसके साथ साथ दो अतिरिक्त कारण भी हम इसमें देखेंगे कि वे भी कारण हो सकते हैं। युद्ध समाप्त करने के यानी युद्ध विराम की एक तरफा घोषणा करने के चीन के क्या कारण थे, इस पक्ष को जानने का प्रयास करेंगे। और अंत में आपके लिए एक प्रश्न होगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये खबर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से ली गई है और खबर का कारण यह है कि हाल ही में 21 नवंबर 2023 को चीन द्वारा युद्ध विराम घोषणा के 61 वर्ष पूरे हुए हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इतने वर्षों में लगातार इन विषयों को खंगालने का प्रयास किया गया है। दर्जनों इन पर किताबें लिखी गई हैं कि आखिर युद्ध के कारण क्या थे और अचानक युद्ध विराम के क्या कारण थे। इसीलिए ये हमारा आज विषय बना है। खबर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से है और खबर है नवंबर 21, 1962 व्हाई चाइना कोल्ड सीज फायर इन अ वॉर इट वाज विनिंग अगेंस्ट इंडिया। दरअसल आप जानते हैं कि ये जो वॉर था 1962 का, ये मुख्यतः दो फ्रंट पर लड़ा गया था। एक लद्दाख के फ्रंट पर, एक इस फ्रंट पर, दूसरा अरुणाचल के प्रदेश के फ्रंट पर। और इस फ्रंट के दौरान चीन की सेना ने इस मैकमोहन रेखा को 20 किलोमीटर के भीतर तक प्रवेश कर लिया था। और इसी प्रकार से जिसको हम कहते हैं कि लद्दाख का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, जिसको सामान्य तौर से अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, इस पर चीन ने परमानेंट अधिकार कर लिया। लेकिन 21 नवंबर के बाद चीन मैकमोहन रेखा से भी 20 किलोमीटर पीछे हट गया। इसके कारण समझने के लिए ही लगातार किताबें लिखी गई हैं कि वस्तुतः चीन के इस मैकमोहन रेखा से पीछे हटने के क्या कारण थे, जबकि वह तवांग के अधिकांश क्षेत्र पर भी कब्जा कर चुका था, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। तो इन्हीं सब कारणों से यह पूरा टॉपिक चर्चा में आया है। सबसे पहले हम 1962 के भारत चीन युद्ध के क्या कारण थे, इसको समझने का प्रयास करते हैं। वस्तुतः भारत चीन युद्ध और लगातार चीन का उस युद्ध में आक्रामक और तीव्रता के साथ आगे बढ़ना पूरी दुनिया के साथ, भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के सामने अपने वैश्विक पटल पर उभरने की एक उद्घोषणा भी थी। इस उद्घोषणा को भी माना जाता है, लेकिन एक्सपर्ट का यह मानना है कि नेहरू द्वारा अपनाई गई फॉरवर्ड नीति, फॉरवर्ड पॉलिसी भी इसका महत्वपूर्ण कारण था। इस फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत भारतीय सेना द्वारा चीन द्वारा विवादित समझे जाने वाले अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में चौकियां स्थापित की गई थी भारतीय सेना द्वारा। जबकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारतीय सेना न तो युद्ध के लिए तैयार थी और न ही उसके पास साज सज्जा, इतना साजो सामान था कि वो किसी भी आक्रामकता का सामना कर सके। इसके बावजूद भी चौकियां स्थापित की गई, जिससे चीन काफी नाराज हुआ और उसने 1962 में अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के क्षेत्रों में आक्रमण कर दिया। ये एक कारण माना जाता है। दूसरा कारण यह माना जाता है कि दलाई लामा को 1959 में भारत ने शरण दी थी। आप जानते हैं कि 1912-14 के दौरान तिब्बत ने चीन से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। चीन से स्वतंत्रता इसकी घोषणा कर दी, लेकिन जैसे ही 1 अक्टूबर 1949 को चीन में साम्यवादी क्रांति सफल हुई और वहां पर साम्यवादी शासन स्थापित हुआ। इसके बाद 1950 में
चीन की साम्यवादी सरकार ने तिब्बत पर कब्जा करने के लिए उस पर आक्रमण कर दिया और ये लगभग कब्जा करने की जो प्रक्रिया है वो 8 महीने तक चली। चीन ने तिब्बत के साथ 1951 में एक समझौता किया और इस समझौते के तहत तिब्बत ने भी आधिकारिक रूप से तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया 1951 में। लेकिन धीरे धीरे जैसा कि लोगों में रोष बढ़ रहा था चीनी शासन के प्रति, तो तिब्बत में इस रोष की सबसे पहले अभिव्यक्ति हुई 1955 में एक बहुत बड़े विद्रोह में, जिस विद्रोह का कारण चीन ने दलाई लामा जो तिब्बत के धार्मिक गुरु हैं उनको माना। धीरे धीरे ये विद्रोह की लहर बढ़ती चली गई और मार्च 1959 में एक खबर आई कि चीन तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा को कैद करना चाहता है और कैद करने की तरफ आगे बढ़ चुका है। लेकिन इसी दौरान तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा एक सैनिक के वेश में ल्हासा से भारत पहुंचे और भारत ने उनको शरण दी, जिससे चीन काफी नाराज हुआ और यह भी एक कारण माना जाता है कि चीन ने भारत पर आक्रमण किया। ये दो महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं एक्सपर्ट्स की नजर में। कुछ और कारण है जो अन्य कारणों की श्रेणी में रखे जाते हैं और उन कारणों को यह माना जाता है कि चीन माओ त्से तुंग के नेतृत्व में, कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में एशिया और अफ्रीका का नेता बनना चाहते थे। चीन निर्विवाद रूप से एशिया और अफ्रीका का, खासतौर से एशिया का नेता खुद को मानते थे और यही कारण है कि जैसे जैसे भारत 1947 में आजाद हुआ, आजाद होने के बाद नेहरू द्वारा एक बहुत ही सक्रिय विदेश नीति का पालन किया गया। इस सक्रिय विदेश नीति के दो महत्वपूर्ण आधार आप देखेंगे कि किस प्रकार से नए नए औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए देशों, अफ्रीका और एशिया के देशों को उन्होंने संगठित किया और इसमें दो सम्मेलन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। 1955 का बांडुंग सम्मेलन और 1961 का बेलग्रेड सम्मेलन, जहां से नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत होती है। ये सितंबर 1961 में हुआ और ये अप्रैल, बांडुंग जो कि वेस्ट जावा में पड़ता है इंडोनेशिया में, ये इसमें लगभग 34 देशों ने हिस्सा लिया, एशिया और अफ्रीका के, और पहले सम्मेलन में इसमें लगभग 25 देशों ने हिस्सा लिया। धीरे धीरे चीन को यह एहसास हुआ, एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि नेहरू और खासतौर से भारत वैश्विक पटल पर अफ्रीका और एशिया के देशों का नेतृत्व कर रहा है और इसलिए किसी न किसी तरह से भारत को नीचा दिखाना और उसके कॉन्फिडेंस को, उसके आत्मविश्वास को तोड़ना जरूरी है। और ये कारण है कि चीन द्वारा अक्टूबर 20 में अचानक भारत में हमला किया। अक्टूबर 20, 1962 में अचानक भारत पर हमला किया गया। ये भी एक्सपर्ट्स द्वारा एक महत्वपूर्ण राय मानी जाती है। एक और कारण माना जाता है, कारण यह है कि माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीन ने 1962 में एक नीति अपनाई, जिस नीति का नाम है लीप फॉरवर्ड, ग्रेट लीप फॉरवर्ड की नीति। 1958 में यह नीति अपनाई गई और इस नीति के माध्यम से वहां के कृषि क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण के तरीके अपनाए गए। बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तनों की प्रक्रिया शुरू की गई। आर्थिक कृषि क्षेत्र में परिवर्तन के लिए माना गया कि वहां की कीट पतंगों और कुछ ऐसे सामान्य रूप से जो पक्षी हैं उनको खत्म किया जाना चाहिए जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे गौरैया को समाप्त करना चाहिए, इसी प्रकार से मच्छर, मक्खी और चूहों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तो गौरैयों को मारने का बहुत बड़ा अभियान चला और 1 वर्ष के भीतर लगभग सभी गौरैयों को समाप्त कर दिया गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि फसलों में कीट पतंगों की तादाद बेहद ज्यादा बढ़ गई और वो सारी फसलों को चट कर गए, जिससे कृषि उत्पादन बेहद कम चला गया। और चीन में अब तक ये माना जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा दुर्भिक्ष अकाल था और कई अध्ययन ये बताते हैं कि इस अकाल के दौरान 5 करोड़ 60 लाख लोगों की मौत हुई। लेकिन दुनिया को इस खबर के बारे में नहीं पता था। दुनिया को इस खबर के बारे में पता लगा 1970 के दशक में, और 1970 के दशक में भी बहुत कम जानकारी, बहुत सीमित जानकारी प्राप्त हुई, क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का मीडिया पर पूरी तरह से नियंत्रण था। लेकिन अंदरूनी तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी इस बात को जानती थी और धीरे धीरे जनता में इस नीति के प्रति नाराजगी उभर रही थी। उस नाराजगी को प्रतिसंतुलित करने के लिए ही
और उस जनता का ध्यान बॉर्डर की तरफ घुमाने के लिए, बॉर्डर की तरफ मोड़ने के लिए भारत पर चीन द्वारा आक्रमण किया गया। एक कारण यह भी माना जाता है। ये मुख्य तौर से 4 कारण हैं भारत चीन युद्ध के, जो एक्सपर्ट्स द्वारा माने जाते हैं। अचानक लगातार, जैसा कि मैंने बताया कि चीन अरुणाचल प्रदेश के काफी हिस्से पर आगे बढ़ चुका था, मैकमोहन रेखा से आगे बढ़ चुका था, और उसके साथ साथ चीन ने लद्दाख के उत्तर पूर्वी हिस्से, जिसको सामान्य रूप से अक्साई चीन कहा जाता है, उस पर भी कब्जा कर लिया था। लेकिन चीन मैकमोहन रेखा से लगभग 20 किलोमीटर पीछे हट गया और उसने केवल अक्साई चीन को ही अपने कब्जे में रखा। तो और अचानक 21 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी। तो इसके कारण क्या थे कि अचानक युद्ध विराम की घोषणा की? इस पर भी एक्सपर्ट्स की राय यह है कि चीन द्वारा बहुत तेजी से भारत के क्षेत्रों में प्रवेश किया गया था, खासतौर से अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में। इसके कारण वो काफी अंदरूनी क्षेत्रों में जब आए तो चीन के लिए, क्योंकि नवंबर का महीना आ चुका था, चीन के लिए लगातार न केवल भारतीय सेना तो उनके लिए एक चुनौती उपस्थित कर ही रही थी, हालांकि भारतीय सेना की साज सज्जा खासतौर से हथियारों से उतने बड़े स्तर पर लैस नहीं थी जितने बड़े स्तर पर चीन था। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय सेना बहुत ही बहादुरी से लड़ी और अपने अंतिम बुलेट तक, ये माना जाता है अंतिम व्यक्ति और अंतिम बुलेट तक लगातार भारतीय सेना ने संघर्ष किया। तो जैसे जैसे चीन की सेना अंदरूनी क्षेत्रों में प्रवेश करते चली गई तो भारतीय सेना का इसे जबरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। साथ ही नवंबर के महीने में ये विंटर सीजन आ रहा था और ये भी संभावना थी कि जल्द ही इस हिमालयन क्षेत्र में बर्फबारी भी होगी। तो चीन के लिए अपनी सेना को रीइंफोर्स करना, सुदृढ़ीकरण, उसका सुदृढ़ीकरण करना और साथ ही उसकी आपूर्ति को बनाए रखना और अगर आवश्यक हुआ तो हिमालयन क्षेत्र में पीछे हटना, ये सारा बेहद मुश्किल होता जा रहा था। यही कारण था कि चीन ने अचानक युद्ध विराम की घोषणा की। युद्ध विराम की घोषणा का एक और कारण था कि नेहरू ने बहुत ही सक्रियता से कदम उठाते हुए यूएस और यूके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ब्रिटेन से, दोनों से मदद मांगी और जॉन एफ कैनेडी मदद देने के लिए एकदम तैयार भी हो गए और उन्होंने एयरलिफ्ट से, बहुत ही हथियारों से सुसज्जित एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट भेजना स्वीकार किया और उसके लिए ऑर्डर भी दे दिया। इसी प्रकार से ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने भी एयरलिफ्ट के माध्यम से भारत को युद्ध से संबंधित हथियार और साजो सामान देने के लिए कदम उठाए। और ये अमेरिकन डिफेंस एनालिस्ट हैं ब्रूस रिडल, इन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि जॉन एफ कैनेडी और रॉयल ब्रिटेन एयरफोर्स द्वारा उठाए गए कदमों के कारण ही चीन को यह लगा कि अब वो जिस हद तक युद्ध को आगे बढ़ाने में सहज था उसी हद तक वो आगे बढ़ा और उसको, भारत को अचानक बहुत बड़े स्तर पर, वैश्विक स्तर पर मदद मिल सकती है। इसके कारण उसने अचानक युद्ध विराम की घोषणा की। ब्रूस रिडल ने, अमेरिकन सिक्योरिटी एनालिस्ट ने यह बात कही है। इस पर चीन की क्या राय है या चीन के विद्वानों की क्या राय है उसको भी जानना जरूरी है। चीन के एक महत्वपूर्ण विद्वान है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, जो ग्लोबल टाइम्स में लिखते हैं, उनका नाम है होंग युवान। इनका यह कहना है कि चीन इसलिए पीछे हटा क्योंकि चीन ने दुनिया को यह दिखा दिया था कि वो क्या कर सकता है, लेकिन उसके बाद वस्तुतः किसी भी युद्ध का जो उद्देश्य है, कोई भी युद्ध एक समझौतावादी दृष्टिकोण होता है, समझौतावादी दृष्टिकोण को ही प्रस्तुत करता है। युद्ध अपने आप में लक्ष्य नहीं होता और चीन द्वारा यह समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाया गया था चीन के एक महत्वपूर्ण सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए। और यही कारण है कि इस युद्ध के बाद ही भारत के साथ सीमा पर उसकी 50 वर्षों तक शांति स्थापित रही। ये चीन के ग्लोबल टाइम्स में लिखने वाले एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं होंग युवान, इनका ये मानना है। तो युद्ध समाप्त होने के विषय में भी कई विचार हैं विद्वानों के, लेकिन सबसे प्रमुख विचार यही माना जाता है कि चीन जिस गति से आगे बढ़ रहा था और भारतीय सेना जिस ताकत के साथ, जिस बहादुरी के साथ उसका सामना कर रही थी, और चीन के लिए हिमालय के क्षेत्र में पीछे हटना मुश्किल था और साथ ही विंटर के सीजन में
अपनी आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखना, सुदृढ़ीकरण करना, सेना का रीइंफोर्समेंट करना बेहद मुश्किल था। ये सबसे प्रमुख कारणों में माना जाता है कि चीन ने अचानक 21 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा की थी। ये प्रमुख कारण माना जाता है। इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? ग्रेट लीप फॉरवर्ड की नीति किस देश द्वारा अपनाई गई थी? आपके ऑप्शंस हैं भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए, और साथ ही आप ये भी बताइए कि चीन द्वारा ग्रेट लीप फॉरवर्ड की जो नीति थी वो किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।